इंडिया और इंग्लैंड की विमेंस टीमों के बीच चल रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज जिसमें 4 मुकाबले हो चुके हैं और उन चारों मुकाबलों में 3 मुकाबले जीत करके इंडियन टीम जो है वो सीरीज को भी ऑलरेडी जीत चुकी है और 3-1 से बढ़त निकाल करके इस 5वें टी20 मैच में जब खेलने उतरेगी, जब मैदान यहाँ पर होगा एजबेस्टन बर्मिंघम का। और ना सिर्फ इन तीनों मुकाबलों में जहां पर इंडियन टीम जीती है उसमें ना सिर्फ ये जीती है बल्कि वन साइडेड जीती है। पिछले वाले मैच में तो 6 विकेट से हराया इन्होंने इंग्लैंड की टीम को, उसके पहले एक और मैच में 24 रन से हराया था और पहले वाले टी20 मैच में तो 57 रनों का विशाल जीत वहां पर दर्ज करी थी। और एक मैच जहां पर इंग्लैंड की टीम जीतने में किसी तरह से कामयाब हुई थी, वहां पर काफी लापरवाही भी थी इंडियन बैटर्स की, मिडिल ऑर्डर की। केवल 5 रन से उस मैच को ये टीम हारी थी और काफी हद तक उस मैच को भी इंडियन टीम को जीतना ही था। और एजबेस्टन बर्मिंघम वो मैदान तो निश्चित तौर पर जहां पर माहौल भी इंडियनाइज हुआ पड़ा है। अभी टेस्ट मैच में 336 रन से इंडियन मेंस टीम ने हराया था इंग्लैंड टीम को, और यहीं पर एक बार फिर से जब इंडियन विमेंस टीम खेलने पहुंचेगी, और अभी तक पूरे सीरीज में जबकि हमने देखा है कि इंडियन टीम ही एक ऐसी टीम दिखाई पड़ रही है जो कि पूरी तरह से, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि एक वेल बैलेंस टीम है। और आज के मैच को भी सीधे सीधे अभी बिना कोई आंकड़ा देखे, बिना कुछ देखे आप ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम ही डोमिनेट करती दिखाई पड़ रही है इंग्लैंड के ऊपर। तो इंग्लैंड की क्या कमजोरी है, क्यों ये टीम पिछड़ती दिखाई पड़ रही है, उसको तो समझेंगे, लेकिन स्टिल अगर ये टीम, इनके जो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर गए और इंडियन टीम को हराने में कामयाब हो पाए, तो वो कौन से प्लेयर होंगे जो कि हमारी टीम में आ पाएंगी, स्मॉल लीग की टीम में भी और ग्रैंड लीग की टीम में भी, उसको भी समझना काफी जरूरी है। सेम चीज हम इंडियन टीम की भी तरफ से देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपको मैंने बताया कि 12 जुलाई को यह मैच जो खेला जाएगा भारत में, रात को 11:05 पर स्टार्ट होगा वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, शाम को 6:35 पर, जबकि धूप होती है उस टाइम पर। तो एक डे नाइट टी20 मैच यहाँ पर होगा। मैच जब खत्म होने वाला होगा तो फ्लड लाइट्स जल चुकी होंगी, मैच जब शुरू होगा तो धूप निकली होगी। तो इस तरीके के एक टी20 मैच में जहां पर इस मुकाबले के, इस मैदान के ऊपर ऑलरेडी जो पिछले 5-4 मुकाबले टी20 फॉर्मेट में, विमेंस टी20 फॉर्मेट में जो खेले गए हैं, अभी यहाँ पर एक विमेंस टी20 ब्लास्ट चल रहा है, तो वह उसी के चारों मुकाबले यहाँ पर जो खेले गए हैं इस सीजन के, उसको देख करके हम पिच रिपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो उन चारों मैचेस में 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैचेस जीती है, जहां पर पेस को 32 विकेटें हैं जबकि स्पिन को 18 विकेटें हैं, जो कि विमेंस फॉर्मेट में ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता, इसका उल्टा ही दिखाई पड़ता है ज्यादातर। लेकिन अगर विमेंस फॉर्मेट के मैचेस हों, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टी20 हो, उसमें अगर पेसर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो क्लियर कट आप यहाँ समझ के चल सकते हैं कि स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ खास होता है नहीं। लेकिन अगर क्वालिटी स्पिन बॉलिंग अटैक है तो वो आपको विकेट निकालते दिखाई पड़ेगी। बाकी 32 में से 18 पहली इनिंग में, 14 विकेटें सेकंड इनिंग में यहाँ पर पेसर्स को मिली है, और स्पिन की 18 में से 12 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर आई हैं। तो ये भी चीज यहाँ पर क्लियर होता है कि निश्चित तौर पर पेसर्स पहली इनिंग के दौरान, स्पिनर सेकंड इनिंग के दौरान डोमिनेट कर रहे हैं अभी तक के खेले गए चारों मैचेस में। लेकिन जब आप स्कोर कार्ड की तरफ आते हैं तो इस सीजन में, यानी कि 2025 के अंदर जो यहाँ पर आखिरी टी20 मैच खेला गया था, वहां पर वॉर्सेस्टरशायर की टीम 139 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। पावर प्ले में 41 के स्कोर पर 3 विकेटें इनकी गिर गई थी, जहां पर सरे की टीम ने स्कोर को चेज करते हुए 4 विकेट से मैच को जीता। यहाँ पर भी पेसर्स का दोनों इनिंग के अंदर डोमिनेशन था, पहली इनिंग के अंदर 7 तो सेकंड इनिंग के अंदर 5 विकेटें मिली थी। पावर प्ले सेकंड इनिंग का भी बहुत अच्छा सामने वाली टीम का था नहीं। तो ओवरऑल एजबेस्टन बर्मिंघम इस मैदान पर, जहां पर लास्ट मैच में हमने देखा कि बॉलर्स का भी बोल बाला रहा। यह मैच 9 जुलाई 2025 को हुआ था और इंडिया का जो वो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद का यह मैच है। हालांकि अगर आपने इंडिया इंग्लैंड का वो टेस्ट मैच अगर आपको याद हो तो बैटिंग फ्रेंडली पिच थी पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर माहौल काफी हद तक बॉलर्स के पक्ष में गया। और उसके पहले के मैचेस अगर आप देखें तो काफी विमेंस फॉर्मेट के हिसाब से हाई स्कोरिंग गेम थे, जहां पर 172 का स्कोर डिफेंड हुआ, जहां पर 178 का स्कोर काफी माइनर अंतर से डिफेंड हुआ, और यहाँ पर 150 का स्कोर चेंज हो गया। तो दिखाई तो यही पड़ रहा था, ना सिर्फ इंडिया वाला वो टेस्ट मैच बल्कि इसके पहले के 3 टी20 मैचेस भी, कि पूरी तरह से फेवर यहाँ पर बैटर्स को मिला। लेकिन लास्ट वाले मैच में जहां पर हमने देखा कि पावर प्ले में भी तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी, ओवरऑल भी तेज गेंदबाजों ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। तो सारा फैक्टर मिला जुला करके जो जाएगा ना, वो जाएगा वेदर के ऊपर। जो पिछले मैच में भी था क्लाउडी, तो आज के इस मैच में कैसा वेदर होगा उस पर भी काफी बड़ा फोकस आपको बना करके रखना होगा टॉस के बाद। अगर वेदर क्लाउडी होता है तो पेसर्स का यहाँ पर डोमिनेशन होगा, वरना इस तरीके की स्कोरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उसकी बेसिस पर जो पिच रिपोर्ट होगा वो तय होगा, और वो पिच रिपोर्ट देखना कहाँ पर आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, वेदर फोरकास्ट और पिच रिपोर्ट। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ फाइनल टीम उसकी बेसिस पर जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही आपको दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको देखना
देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, चाहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चाहे कमेंट बॉक्स में जो टॉप पर पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और आइए फिलहाल देखते हैं कि क्या प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। पहले तो इंग्लैंड की तरफ से, जो कि निश्चित तौर पर नेटलिस्ट ब्रांड के बाहर जाने की वजह से और अब तो फिलहाल टैमी बिमॉन्ट कप्तानी कर रही हैं, तो टीम काफी कमजोर दिखाई पड़ रही है। हालांकि इनके पास बॉलिंग में देखें ना तो लॉरेन फाइलर है, लॉरेन बेल है, इजी वॉन्ग है, सोफी क्लिस्टन है, चार्ली डीन है। तो बॉलर्स तो काफी बड़ी बड़ी और तगड़ी बॉलर्स हैं। बैटिंग ऑप्शन भी काफी बढ़िया है। फॉर्म में कोई फिलहाल अभी चल नहीं रहा, लेकिन उसमें बेंच पर ऑप्शन देखे तो इनके पास एमिली अर्लॉट है, लिंसी स्मिथ है, मिया बोचियर जो कि आई है नेटली सिल्वर ब्रांड के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो शायद उनको मौका भी मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है, जिसमें से 6 बॉलिंग ऑप्शन जो पिछले मुझे बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, उसमें सबसे अगर बात करें कम बॉलिंग कोई कर रहा है तो वो एलिस कैप्सी ही है। लेकिन बाकी 5 बॉलर हैं जिसमें चार्ली डीन, सोफी क्लिस्टन तो आपको मिनिमम 4 ओवर करके देंगे ही देंगी। बाकी बॉलर्स में लॉरेन बेल तीसरी सबसे बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगे मेरे हिसाब से। बाकी पिछले मैच में या उसके पहले वाले मैच में भी कितने कितने ओवर और कहां पर करते दिखाई पड़ी थी बॉलर्स, उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलर कौन होंगी। जिसमें आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि चार्ली डीन, लॉरेन बेल और सोफी क्लिस्टन, यही 3 सबसे मेन ऑप्शन, जिसमें इजी वॉन्ग भी हैं और साथ ही साथ लॉरेन फाइलर भी हैं, जो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन उसी में अगर आप देखें T20 का करियर देखना चाहें तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आपको प्लेयर्स का एक्सपीरियंस पता चल जाए। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आप आए रिसेंट फॉर्म की तरफ और यहाँ पर देखें उसमें डैनी वैट को देखें तो अभी तक के खेले गए 4 मैच में एक अच्छी पारी इनकी 66 रन की आई है। उसके पहले भी अगर आप जाकर के देखें तो कंसिस्टेंसी आपको सेफ उसी तरीके से देखने को मिलेगी कि लगातार आपको हर मैच में रन बना करके नहीं देंगी। लेकिन कोई एक ऐसा मैच आएगा जहां पर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हुई तो निश्चित तौर पर आपको डोमिनेट करती दिखाई पड़ेगी। ना सिर्फ डैनी वैट, वही चीज आपको सोफिया डंकली के साथ भी दिखाई पड़ेगी, जिनका एक मैच अच्छा गया था जिसमें जीती भी थी निश्चित तौर पर इंग्लिश टीम। 75 रन इन्होंने बनाए थे। बाकी एलिस कैप्सी अभी तक के खेले गए 4 मैच में ना तो बल्ले से चली है ना तो बॉलिंग से। टैमी बिमॉन्ट का केवल एक अच्छा मैच गया जहां पर 54 रन की पारी इन्होंने खेली थी। सेम चीज आप एमी जोन्स को भी लेकर के कह सकते हैं, केवल एक ही अच्छा मैच गया है। बाकी पेज स्कोफील्ड को 2 मौके मिले, कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है इस सीरीज में। बाकी चार्ली डीन भी पहले 2 मैच में नहीं खेली थी, आखिरी 2 मैच में खेली, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी भी कुछ खास निकल करके नहीं आई। इवन जो पिछले मैच में 1 विकेट इनको मिला भी, उसको निकालने के लिए भी इनको अच्छे खासे रन लुटाने पड़े। और उसके बाद अगर आप देखें तो सोफी क्लिस्टन एक ऐसे प्लेयर रही हैं जिन्होंने स्टैंड आउट किया है। बेसिकली परफॉर्मेंस तो एवरेज ही है जिस लेवल की ये प्लेयर है उसकी बेसिस पर, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरी टीम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। नंबर्स जरूर उतने बड़े आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन बाकी प्लेयरों के मुकाबले बेहतर ये दिखाई पड़ी हैं। बाकी इजी वॉन्ग ने भी बढ़िया बॉलिंग अभी तक ओवरऑल करी है, 2 विकेट निकाल करके दी है 2 मैच में। लॉरेन फाइलर का केवल 1 मैच अच्छा गया था, बाकी 1 विकेट यहाँ पर भी है। बाकी लॉरेन बेल के पहले 3 मुकाबले तो काफी अच्छे रहे थे, लास्ट मैच में नहीं चल पाए। लेकिन अगर आप पूरी टीम की परफॉर्मेंस को देखने आए ना तो यही 3 प्लेयर हैं, चाहे सोफी क्लिस्टन हो, चाहे इजी वॉन्ग हो, चाहे लॉरेन बेल हो, इन तीनों ने ज्यादातर मैचेस में इंपैक्ट छोड़ा है। बाकी प्लेयर्स या तो किसी एक मैच में चली हैं या तो बिल्कुल चली ही नहीं है, वो चीज आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूं। बाकी एमिली अर्लॉट को जो पहले 2 मैचेस में मौका मिला था तो ये ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ी थी, तो चांसेस इनके भी काफी अच्छे हैं कि ये प्लेइंग 11 में आज के इस मैच में आ जाएं। बाकी लिंसी स्मिथ को भी 2 मुकाबले में मौका मिला था, बिल्कुल नहीं चल पाई। अभी तक मिया बोचियर को मौका नहीं मिला है, चांसेस हैं कि आज खेल जाएं। टॉप ऑर्डर बैटर हैं, फॉर्म देखे तो काफी अच्छा लगा हुआ है, तो वो तो टॉस के बाद तय कर पाएगी कोई भी टीम या इंग्लैंड की टीम कि खिलाना किसको है किसको नहीं खिलाना है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक के मैचेस हुए हैं उसकी बेसिस पर किस प्लेयर की कैसी परफॉर्मेंस रही वो भी आपने देख लिया, और उसमें से कौन से टॉप परफॉर्मेंस है वो भी समझ लिया। लेकिन उसके बाद आकर के हेड टू हेड के नंबर देखें तो डैनी वैट ओवरऑल इस सीरीज में केवल एक ही मैच में चली है, लेकिन ओवरऑल इंडिया के खिलाफ इनके 26 मैच 690 रन है, 27 के एवरेज है, 5 विकेट है। उसमें सोफिया डंकली के नंबर निश्चित तौर पर 22 का ही एवरेज है, जो कि इनके करियर को भी शो करता है और परफॉर्मेंस इस सीरीज में जैसी रही है इनकंसिस्टेंट उसको भी शो करता है। एलिस कैप्सी भी इंडिया के खिलाफ कुछ खास कमाल कभी कर नहीं पाई है। टैमी बिमॉन्ट का भी बैटिंग एवरेज केवल 22 का है, और इवन एमी जोन्स का भी केवल 19 का एवरेज है। पेज स्कोफील्ड के भी 2 मैच में केवल 20 रन है। बाकी चार्ली डीन के भी 5 मैच 26 रन है, 4 विकेटें हैं। लेकिन सोफी क्लिस्टन गेम में आती हैं 19 मैच में 23 विकेटों के साथ। इजी वॉन्ग के 4 मैच में 3 विकेटें हैं। लॉरेन फाइलर के भी 4 मैच में 3 विकेटें हैं। लॉरेन बेल के यहाँ पर 9 मैच में 9 विकेटें हैं। और बाकी लिंसी स्मिथ हैं जरूर चली हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस सीरीज में नहीं चल पाई। लेकिन एमी अर्लॉट की भी जो 2 मैच में 24 रन 2 विकेट है वो भी इनको काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। तो जब हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखते हैं ना तो वो डोमिनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इंग्लिश टीम की तरफ से। ओवरऑल जो प्लेयर्स फिलहाल खेल रही हैं इस प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर के अंदर, वो हेड टू हेड के आंकड़ों से भी उतना डोमिनेंस दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वेन्यू के आंकड़े आकर के देखें तो एजबेस्टन बर्मिंघम के इसमें 9 बजे मैच खेला जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी डैनी वैट 11 मैचेस खेल चुके हैं, 236 रन है, 22 का एवरेज है। यहाँ पर सोफिया डंकली के भी आंकड़े काफी एवरेज हैं, और इवन एलिस कैप्सी भी नहीं चली इस मैदान पर। लेकिन इस मैदान पर टैमी बिमॉन्ट एक अच्छी ऑप्शन निकल करके आई है, जो कि 2 मुकाबले खेल करके 103 रन बना चुके हैं, 59 का हाईएस्ट स्कोर है। और इस मैदान पर एमी जोन्स के भी आंकड़े काफी शानदार हैं, 27 में 740 रन,
129 का एवरेज, और इनका ये होम ग्राउंड भी है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। बाकी पेज स्कोफील्ड इस मैदान पर एक मैच में 17 रन है, 3 विकेट है, वो डोमेस्टिक मैच था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बॉलिंग करते तो दिखाई नहीं पड़ रही है अभी जहां तक मुझे लगता है। यहाँ पर चार्ली डीन के आंकड़े काफी शानदार है, 5 मैच 11 विकेटों के साथ। सोफी क्लिस्टन के 9 मैच में 12 विकेट हैं इस मैदान पर, लेकिन इजी वॉन्ग के 26 मैच केवल 16 विकेटें हैं। लॉरेन फाइलर भी इस मैदान पर नहीं चले, लेकिन लॉरेन बेल के यहाँ पर 5 मैच में 8 विकेटें हैं। और बाकी बेंच पर से कोई नाम है तो एमिली अर्लॉट भी है, जिनके 21 मैच में 27 विकेटें हैं। इवन लिंडसे स्मिथ भी यहाँ पर बेहतर करते दिखाई पड़ी हैं। लेकिन जब भी हम इस पूरे आंकड़े को देख करके, और जो एनालिसिस हमने समझी इस वीडियो के दौरान, जो परफॉर्मेंस पूरे सीजन के दौरान रही है इंग्लिश प्लेयर्स की, उसके हिसाब से अगर आप तय करने की कोशिश करें कि कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगी, तो एक तो यहाँ पर सोफी क्लिस्टन को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है, सीधे टीम रख करके चलना है। लॉरेन बेल भी मेरे टीम में 100% रहेंगी। और बैटिंग ऑप्शंस में से अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं एमी जोन्स को भी पिक करूंगा आज के इस मैच में। बाकी या तो आप डैनी वैट के साथ जाइए या तो टैमी बिमॉन्ट के साथ, दोनों में से कोई एक प्लेयर जिसको भी आप लेकर के जाना चाहें। अगर सेफ खेलना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आपके लिए डैनी वैट एक बेहतर ऑप्शन है। थोड़ा सा अगर आप रिस्कियर खेलना चाहें तो वहां पर टैमी बिमॉन्ट के साथ आप जा सकते हैं। डिपेंड इस पर करेगा कि वेदर कैसा होगा और किस इनिंग की बैटिंग होगी, इसको काफी हद तक मैं ध्यान दूंगा। वो तो हमको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर ही पता चल पाएगा टॉस के बाद, तो वो चीज हम वहां पर तय कर लेंगे। लेकिन एमी जोन्स को लेकर के, सोफी क्लिस्टन को लेकर के और लॉरेन बेल को लेकर के मेरे दिमाग में कोई डाउट है नहीं। हाँ, अगर एमिली अर्लॉट खेलती हैं आज के इस मैच में तो ये भी मेरे टीम में 100% होंगी, चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। बाकी अगर आप चाहें तो चार्ली डीन के साथ भी जा सकते हैं, जिनके इस मैदान पर आंकड़े काफी अच्छे हैं। डिपेंड आप पर करेगा आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे तरफ से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने, जहां पर डैनी वैट जो बॉलर्स हैं सामने इंडियन टीम के अंदर, उसमें दीप्ति शर्मा पर सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। 109 गेंद पर 143 रन बना करके 5 बार आउट हो चुकी हैं, और इस सीरीज में भी 2 बार दीप्ति ने इनको आउट कर रखा है। बाकी अरुंधति रेड्डी पर भी 2 बार आउट हुए हैं, इस सीरीज में भी 1 बार आउट किया इन्होंने। बाकी श्री चरनी ने 7 गेंद पर 10 रन देकर के 1 बार आउट कर रखा है, जो कि इसी सीरीज में हुआ था। बाकी स्नेह राणा पर भी आउट होती रही हैं, राधा यादव पर भी विकेटें देते रही हैं, लेकिन स्नेह राणा फिलहाल इस सीरीज में उतनी बॉलिंग उनसे कराया नहीं गया। बाकी सोफी डंकली दीप्ति शर्मा पर 4 बार आउट हो चुकी हैं केवल 54 रन बना करके, और उसमें से 2 बार इस सीरीज में। और उसके बाद अमनजोत कौर पर 23 गेंद पर 32 रन बना करके 1 बार। पेज स्कोफील्ड, राधा यादव, श्री चरनी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर तो ओवरऑल ही 3 बार आउट हुई हैं, और ये दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स ने भी इस सीरीज में इनको एक बार आउट कर रखा है, तो वो इनकी एक कमजोरी है। बाकी एलिस कैप्सी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती हैं। श्री चरनी ने इनको तीनों बार इस सीरीज में आउट किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 4 में से 3 बार एक ही बॉलर पर आउट होना। बाकी जो बैटर्स हैं, चाहे वो एमी जोन्स हो, माया बुचियर हो, वो टैमी बिमॉन्ट हो, वो स्पिन बॉलिंग अटैक, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे राधा यादव हो, और चाहे वो श्री चरनी हो, इन तीनों ही पर काफी परेशान रही पूरे सीरीज के दौरान। ये चीज क्लियर कट यहाँ पर दिखाई पड़ता है, स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ इनकी परेशानी। बाकी ये है इंडियन बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 पूरा का पूरा, जहां पर बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, श्री चरनी और राधा यादव। हालांकि अरुंधति रेड्डी भी है बीच में, लेकिन इनको वो प्रेफरेंस नहीं मिलता है जब बॉलर, जो कि कभी कभी आपको पावर प्ले में शुरुआत में ही बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, कभी नहीं भी दिखाई पड़ेंगी। तो अगर सेफेस्ट ऑप्शन कोई इस टीम के अंदर है तो राधा यादव है, श्री चरनी है, अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा। अमनजोत कौर तो आपको और दीप्ति शर्मा आपको बैटिंग भी करके दे देती हैं, तो वो चारों मेन ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी बेंच पर कौन प्लेयर थे वो भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये करियर के आंकड़े सीरीज के पहले, उसको भी आप देख सकते हैं। और इस सीरीज में जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 4 मुकाबले हो चुके हैं, 3-1 से इंडियन टीम लीड कर रही है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस प्लेयर्स की जबरदस्त होगी ही। जिसमें स्मृति मंदाना ने शुरुआत ही करा था सेंचुरी से, उसके बाद एक हाफ सेंचुरी भी आई है। बाकी शेफाली वर्मा पिछले 2 मैचेस काफी अच्छा खेल गई, हालांकि इस पूरे सीरीज में शुरुआत लगातार अच्छा दे रही है इस टीम को। एक मैच को छोड़ करके बाकी जिमामा रोड्रिग्स ने पहले एक 20 में 63 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, यहाँ पर पहले मैच में तो नहीं चल पाई थी। एक 20 और एक 24 नंबर की पारी है। बाकी हरमनप्रीत कौर भी पिछले मैच में, पिछले 2 मैच में खास करके ठीक ठाक 26 और 23 रन की पारी खेल चुकी हैं। अमनजोत कौर, जिन्होंने एक बहुत ही कमाल की 63 नंबर की पारी खेली थी इसी सीरीज में, और बॉलिंग करते हुए अगर आप देखें तो 4 मैच में 3 विकेट ले चुकी हैं। बाकी ऋचा घोष, ज्यादा बॉलिंग को फेस करने को मौका मिला नहीं, लेकिन एक बार जब इनको मौका मिला था तो 32 रन की पारी खेली थी। बाकी बॉलिंग के ऑप्शन में अगर आप देखें तो स्नेह राणा से तो बॉलिंग ही 1 ओवर 2 ओवर कराया जा रहा है, उसमें इनको सफलता भी नहीं मिली, और पिछले 4 मैच में कोई विकेट नहीं है। लेकिन दीप्ति शर्मा के नंबर जबरदस्त हैं अगर आप देखें। इसके साथ साथ राधा यादव ने भी डोमिनेट किया, पिछले मैच में तो विमेन ऑफ द मैच भी थी, या मैन ऑफ द मैच भी आप जिसको कह सकते हैं। 2 विकेट इन्होंने लिए थे 4 ओवर में केवल 15 रन देकर के। बाकी अरुंधति रेड्डी ने
4 विकेटें ली हैं 4 मैच में, जिसमें से 2 बार तो विकेटलेस भी गई हैं। और श्री चरनी को तो निश्चित तौर पर समझ ही नहीं पा रहे इंग्लिश बैटर्स, लगातार उनको विकेटें दे रही हैं। 10 विकेट ले चुके हैं ये 4 मैचेस में। तो बॉलिंग ऑप्शन में जो आपको मैंने कहा भी था ना कि जो सबसे मेन बॉलर्स हैं, चाहे वो राधा यादव, चाहे श्री चरनी, चाहे दीप्ति शर्मा और इवन अमनजोत कौर जो बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेती हैं, इन चारों को तो आप कतई मिस नहीं कर सकते। बाकी स्मृति मंधाना भी एक बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप कतई मिस नहीं कर सकते। बाकी आज के इस मैच में या तो जेमाइमा रोड्रिग्स या तो हरमनप्रीत कौर, दोनों को आप लेके जा सकते हैं शेफाली वर्मा के साथ, लेकिन डिपेंड करेगा कि कैसी और किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग होगी। तो यही तय करना होगा इन तीनों में से कि कोई 2 ही लेके जाना है या कोई एक या तीनों की तीनों। ये हमारा टॉस के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, वेदर को और साथ ही साथ सब कुछ को देखने के बाद, पिच वगैरह को। बाकी उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में तो हम क्लैरिटी ले ही चुके हैं कि कौन से टीम या प्लेयर हमारी टीम में आएंगी। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स पे अगर आप देखने आए तो शेफाली वर्मा का वो डोमिनेशन इंग्लैंड के खिलाफ ओवरऑल था नहीं, कभी भी नहीं रहा है। और इवन हरमनप्रीत कौर के भी आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जेमाइमा रोड्रिग्स के आंकड़े भी देखेंगे तो एवरेज ही हैं। तो कंफ्यूजन यहां पर भी बना रहेगा हेड टू हेड के आंकड़ों को देखने के बाद इन तीनों प्लेयरों को लेकर के खास करके। लेकिन वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा टॉस के बाद, जब आपको मैं अपनी टेलीग्राम पर टीम दूंगा। बाकी अमनजोत कौर हो गई, दीप्ति शर्मा हो गए और राधा यादव हो गई और साथ ही साथ श्री चरनी हो गई, इनको तो टीम में लेकर के जाना ही है। ये भी चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। बाकी हरलीन देओल भी एक नाम है जिनको शायद मौका मिल जाए। इवन क्रांति गौड़ है, सयाली सदगारे हैं, यास्तिका भाटिया जैसे प्लेयर्स हैं। अगर मौका मिलता है तो इसमें से कौन आएगा वो भी टॉस के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, कंडीशंस को देखने के बाद। बाकी इस वेन्यू पर कैसी परफॉर्मेंसेज रही है इंडियन प्लेयर्स जब खेली है T20 फॉर्मेट में इस मैदान पर, उसको देखें तो स्मृति मंधाना इस मैदान पर ऑलरेडी 6 T20 मैचेस खेल चुकी हैं, 174 रन 35 के एवरेज। और इस मैदान पर शेफाली वर्मा के आंकड़े भी काफी अच्छे, 9 मैच में 252 रन 32 के एवरेज। और इवन जेमाइमा रोड्रिग्स की बात कर लें या बात कर लें हरमनप्रीत कौर की, ये दोनों भी इस मैदान पर बहुत अच्छा खेली हैं। तो इन तीनों में से एक्चुअली किसको लेकर के जाना है, ये कंफ्यूजन अभी भी आपका बना रहेगा, जबकि तीनों की परफॉर्मेंस इस मैदान पर काफी अच्छी है। बाकी अमनजोत कौर को लेकर के, दीप्ति शर्मा को लेकर के, राधा यादव को लेकर के और श्री चरनी को लेकर के हमारे दिमाग में कोई डाउट वैसे भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि इन तीनों को लेकर के जो डिसाइड करना होगा, और निश्चित तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर की चारों जो बैटर्स हैं काफी बेहतर खेलती रही हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई निश्चित तौर पर या तो अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरनी में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि 8 प्लेयर तक आप इधर से लेकर के गए तो सामने की टीम में से भी तो कुछ प्लेयर्स हैं निश्चित तौर पर लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो फाइनल डिसीजन टेलीग्राम पर ही हो पाएगा। बाकी अगर आप देखना चाहें तो प्लेयर बैटल के आंकड़े भी इंडियन प्लेयर्स के देख सकते हैं, जब ये खेलती हैं इंग्लिश बॉलिंग अटैक को तो कैसा परफॉर्म करती है। तो स्मृति मंधाना के आंकड़े ओवरऑल सोफे क्लेस्टन पर 4 बार आउट हुई हैं, इस सीरीज में भी उन पर 2 बार आउट हो चुकी हैं, लेकिन ओवरऑल आंकड़े बहुत अच्छे हैं। बाकी बॉलर्स को भी काफी ठीक ठाक खेल गई हैं, लेकिन इस सीरीज में जैसा मैंने आपको बताया कि 2 बार इनको सोफे क्लिस्टर ने आउट कर रखा है, एक बार एमिली अर्लॉट ने, एक बार लॉरेन फाइलर ने। इसके बाद शेफाली वर्मा की बात करें तो इनका तो किसी भी बॉलर के खिलाफ बहुत अच्छे आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे ओवरऑल, जो कि आपने हेड टू हेड के आंकड़े में भी देखा था इनके आंकड़े खराब हैं। बेहतर खेला किसी को तो उन्होंने लॉरेन बेल को खेला है। बाकी हरमनप्रीत कौर के आंकड़े भी देखेंगे तो लॉरेन बेल पर 2 बार इस सीरीज में आउट हो चुके हैं, ओवरऑल 13 गेंद पर 10 रन बना करके। इजी वोंग ने भी इनको 1 बार आउट कर रखा है, सोफे क्लिस्टन पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी जेमाइमा रोड्रिग्स के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं इंडियन टीम में लोअर ऑर्डर की, उनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं प्लेयर बैटल के। तो ये बात तो काफी हद तक क्लियर है कि कौन से प्लेयर और कब हमारे टीम में आएंगे, ये फाइनली तो टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम पर ही डिसाइड हो पाएगा, फाइनल टीम वहां पर मिल जाएगी। अभी के लिए फिलहाल देखेंगे तो स्मृति मंधाना और श्री चरनी सभी के टीम की कप्तान बस कप्तान आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें जेमाइमा रोड्रिग्स भी है, दीप्ति शर्मा भी है, सोफिया डंकली भी है, जिनको आप डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारी फाइनल टीम बनेगी तो वो टॉस की ही बात बनेगी। अभी फिलहाल किसको सिलेक्ट करके चलना है वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। बाकी फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको पिच रिपोर्ट भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दिया हुआ है, दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।